Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing great. Welcome to your own channel Chemistry for MDCAT. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, जो कि चैप्टर आपके इक्विलिब्रियम से है। एफएससी पार्ट 1 का जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उससे ये टॉपिक है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल था, ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था, प्रपोज किया था, डिस्क्राइब किया था, उसका नेम था हेनरी ले चैटलियर, और ये कब किया था? 1884 में। इस प्रिंसिपल को बनाने का या इसे आगे लेके आने का इसका मकसद क्या था? तो इसका पर्पस ये था कि जो इक्विलिब्रियम के ऊपर कंडीशंस में अगर हम चेंज लेके आए, तो उन कंडीशन में चेंज का इक्विलिब्रियम के स्टेट पे क्या असर होगा। ये जो प्रिंसिपल है ये कौन से रिएक्शंस के लिए है? ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए है। और आपको पता होगा रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? वो वाले रिएक्शन के जिनमें रिएक्टेंट्स जो है वो, लेट्स सपोज ये रिएक्टेंट एक्स है और ये प्रोडक्ट वाई है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बी बनाता है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बन जाए तो उसके अंदर भी ये कैपेसिटी होती है कि वो वापस उस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सारे रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन भी होते हैं कि जब एक दफ़ा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो वापस उस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता। इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ले चैटलियर प्रिंसिपल नहीं है। ये कौन से रिएक्शंस के लिए है? ये है रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो हो रहा है तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। ये आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी कौन से रिएक्शन की है? रिवर्सिबल रिएक्शन की। वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड में भी जाता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी जाता है। तो जब ये दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो इक्वल हो जाए, उस स्टेट को रिएक्शन के उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का पता होगा तभी एक ले चैटलियर प्रिंसिपल आपको फ़ायदा देगा। तो सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए ले चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है, चाहे वो फिज़िकल रिएक्शन सिस्टम है, चाहे वो केमिकल सिस्टम है, हर एक इक्विलिब्रियम सिस्टम पे ले चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब स्टेटमेंट इसकी क्या है? स्टेटमेंट इसकी ये है कि अगर किसी इक्विलिब्रियम के स्टेट पे किसी रिएक्शन के अंदर उसके कंडीशंस जैसे टेम्परेचर को, प्रेशर को या कंसंट्रेशन को चेंज किया जाए, तो सिस्टम क्या करेगा? जो इक्विलिब्रियम का स्टेट है, जो सिस्टम है, जो रिएक्शन है, वो किसी डायरेक्शन में जाएगा। वो कोशिश करेगा कि वो किसी ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए जहाँ पे उस इफ़ेक्ट को, जो हमने चेंज लेके आए हैं उस सिस्टम के अंदर, उस चेंज के इफ़ेक्ट को कम से कम किया जाए, टू मिनिमाइज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दैट चेंज। क्यों? फ़ायदा क्या होगा? ताकि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को रिस्टोर किया जाए। ठीक है? फिर से सुनें। अगर रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर उसके प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये जो कंडीशंस होती हैं ये भी पर्टिकुलर होती हैं। तो अगर इनमें से किसी कंडीशन के अंदर चेंज लेके आया जाए तो क्या होगा? वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि उसके पास दो डायरेक्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड में भी जा सकता है, रिवर्स में भी जा सकता है। लेकिन वो किस डायरेक्शन में जाएगा? ली चैटलियर्स ने कहा वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इस चेंज के इफ़ेक्ट को वो मिनिमाइज कर सके, ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई होगी स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो बाकी सारी जो डिटेल होती है वो समझना आसान हो जाती है। अच्छा, अब हम इसको एक-एक कंडीशन के ऊपर अप्लाई करते हैं कि किस तरह ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो शिफ्ट होगा और किस डायरेक्शन में होगा और उसका फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला जो आपका इक्विलिब्रियम में चेंज हम लेके आ रहे हैं वो किस चीज़ से? वो कंसंट्रेशन चेंज करने से, कि जब कंसंट्रेशन चेंज होती है रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या होगा और रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर हम कंसंट्रेशन के अंदर चेंज लेके आए तो फिर इक्विलिब्रियम मज़ीद नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम तभी ऑब्टेन होता है जब
दोनों साइड पे यानी प्रोडक्ट के साइड पे और रिएक्टेंट के साइड पे एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हो, एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हो। और ये हर एक रिएक्शन की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है कि कभी कभी रिएक्शन के अंदर 50-50 पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, जैसे 50% रिएक्टेंट होता है और 50% प्रोडक्ट होता है, तो उस स्टेट पे उसके बीच में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है और फर्दर ना रिएक्टेंट बन रहे होते हैं ना प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, यानी ना प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आता है ना रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आता है। उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट कम होते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, जैसे 40% रिएक्टेंट्स होते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे और 60% प्रोडक्ट्स होते हैं। और कभी कभी इसके रिवर्स होता है कि 60% रिएक्टेंट होते हैं और 40% प्रोडक्ट होता है, यानी रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसमें इक्विलिब्रियम किस स्टेट पे आएगा, रिएक्टेंट ज़्यादा और प्रोडक्ट कम होंगे या रिएक्टेंट कम और प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे या दोनों सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स उनके सेम होंगे, तब इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन जिस भी जिस भी स्टेज पे इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, उस स्टेज पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब उनके कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमने ऑन पर्पस क्या किया, उसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, तो क्या होगा, फिर वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, जैसे अगर 50-50% था और हमने क्या किया कि हमने इसको इसके अंदर एडिशन कर दी, इसको 55 बना दिया, तो अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। ठीक है, हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि कंसंट्रेशन तो 50-50 रहनी थी और हमने उसको चेंज कर दिया। इसी की आपको एक एग्जांपल इधर गिवन है कि अगर N2 और O2 नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल के नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो उसके लिए केसी का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नीचे होता है। और ये भी आपको पता होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो सुपरस्क्रिप्ट में इधर पावर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी एक्सप्रेशन लिख दी। अब ये जो के सी की वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो के सी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। ठीक है, चेंज नहीं होती। अच्छा, लेकिन अगर हमने इसमें फ़र्ज़ करें हमने इसमें नाइट्रोजन की एडिशन कर दी या हमने इसमें ऑक्सीजन की एडिशन कर दी, तो अब ये जो कंसंट्रेशन है ये फिक्स नहीं रहे। ठीक है, जब ये कंसंट्रेशन फिक्स नहीं रहे तो के सी की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रही, फिक्स नहीं रही, वो चेंज हो गई। अब क्या होगा, अब ये होगा, ली चैटलियर्स ने कहा कि अब ये रिएक्शन किसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्यों, ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाए, ताकि दोबारा से केसी की वही वैल्यू ऑब्टेन हो जाए। इसकी एग्जांपल ऐसे समझे, जैसे इधर है आपके पास रिएक्टेंट के 4 पार्टिकल्स, 4 मोल्स। ठीक है, ये जो 4 मोल्स हैं ये बना रहे हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के भी आपके पास है 4 मोल्स। ठीक है, अब अगर हमने रिएक्टेंट में डाल दिए 2 मोल्स मज़ीद, 2 मोल्स मज़ीद डाल दिए, जबकि इक्विलिब्रियम पे इसको क्या होना चाहिए था, 4 और 4 होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे 2 मोल्स की एडिशन कर दी। अब क्या होगा कि वो जो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन गया कहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। क्यों, फ़ायदा क्या हुआ कि अगेन देखे दोनों क्या हो गए, 5-5 हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, यानी इक्वल होना है, इन दोनों ने कांस्टेंट रहना है, कंसंट्रेशन इनकी फिक्स्ड रहेगी, ताकि के सी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहे, ताकि इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश हो जाए। इसको हम कहते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे। तो अगर आप क्या करें, ये तो हमने एग्जांपल दी कि जब हम रिएक्टेंट की एडिशन करें तो क्या होता है, रिएक्टेंट की एडिशन करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। कब, जब हम रिएक्टेंट्स को ऐड करें तो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, अब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन अगर हम रिएक्टेंट्स को ना चेंज करें, अब इधर देखें, अगर हम रिएक्टेंट्स को चेंज ना करें, बल्कि ये था हमारे पास 1 2 3 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और ये हमारे पास था 4 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट,
इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इससे चेंज होंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से मैं हटा दूँ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या कर दिया, ये तो कम हो गए। यहाँ पे इसको होना था 4, लेकिन ये तो है 2 मोल्स और ये है 4 मोल्स। अब ये फर्दर इनको हम क्या करेंगे, अब ये इक्विलिब्रियम किसी ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे ये दोबारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर सके। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा कि वापस इक्विलिब्रियम आ जाए, तो यहाँ से 1 मोल ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बना देगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोबारा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना, दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट को ऐड करने से या प्रोडक्ट को निकालने से रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में मज़ीद नहीं रहता। तो क्या करता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है ताकि दोबारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए और जो इक्विलिब्रियम है वो रीएस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। ये कहा था ली चैटलर प्रिंसिपल ने, ये इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करें, उसमें से निकालें रिएक्शन मिक्सचर में से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि मज़ीद प्रोडक्ट बना दे। इसका फ़ायदा ये होगा कि इक्विलिब्रियम दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ये था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हम पढ़ते हैं और इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। दूसरा है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा और इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रेशर जो है वो कौन से इक्विलिब्रियम में या कौन से इक्विलिब्रिया में इफ़ेक्टिव है। तो वो वहाँ पे इफ़ेक्टिव है जहाँ पे सिस्टम क्या हो, गैसियस हो, क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनका वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ईज़िली होता है, जबकि जो लिक्विड्स होते हैं वो स्लाइटली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल होते हैं, तो उन पे प्रेशर का इफ़ेक्ट इतना एनहांस नहीं होता, ठीक है। तो हम इसको प्रेशर इफ़ेक्ट को कौन से इक्विलिब्रिया में स्टडी करते हैं, गैसियस इक्विलिब्रिया में, ठीक है। इक्विलिब्रियम का प्लूरल इक्विलिब्रिया। तो गैसियस सिस्टम में हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर को। हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगी और रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक दो बातें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि सिस्टम गैसियस होना चाहिए, दूसरा ये कि हमें ये पता हो पहले से कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी जितने नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, जितने कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जितना नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो उतना क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा वो जगह लेंगे, ठीक है। ज़्यादा वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा जगह में आएंगे, वॉल्यूम बड़ा होगा उनका। और जो है तो जो वॉल्यूम है वो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के साथ वॉल्यूम का कौन सा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, और कंसंट्रेशन के साथ वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब हम पढ़ते हैं कि इसको हम तीन किस्म के रिएक्शंस में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेशर का इफ़ेक्ट तीन तरह से होता है। रिएक्शन के तीन टाइप्स होते हैं, तीन कैटेगरीज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रिएक्शन हमें दिया है वो है NO2 फॉर्मेशन। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो उस रिएक्शन में प्रेशर चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस इक्विलिब्रियम के ऊपर और उसको किस तरह वो बैलेंस करेगा। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो N2O4 है उसके कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, उसका 1 मोल है, और प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि ये 1 यूनिट वॉल्यूम में आ रहा है और ये 2 यूनिट वॉल्यूम में आ रहा है, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। यानी 1 मोल, यहाँ पे ये 1 मोल के जितना स्पेस लेगा और यहाँ पे ये 2 मोल के जितना स्पेस लेगा, क्योंकि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं ना, ये तो सबको पता है और हम पढ़ भी चुके हैं। तो 1 मोल में यहाँ पे सिर्फ एक एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं जो कि 6.023 × 10⁻23 है, और यहाँ पे 2 इंटू एवोगाड्रो, ठीक है, 2 एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, डबल है इसके, यानी तो इसका मतलब इन्होंने ज़्यादा जगह ली हुई है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, एक्सपेंड हुआ है।
तो अब अगर हम दूसरी बात को देखें कि अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम या रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? तो प्रेशर का और वॉल्यूम का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी प्रेशर को जब हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। अब रिएक्शन में देखें कि वॉल्यूम किस डायरेक्शन में कम हो रहा है, फॉरवर्ड में कम हो रहा है या रिवर्स में कम हो रहा है। तो जाहिर बात है यहाँ पे वॉल्यूम कम है और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है जबकि रिवर्स डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है। इस सिस्टम के ऊपर, इस रिएक्शन के ऊपर, मिक्सचर के ऊपर अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, अगर हमने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड में वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। ये उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर वॉल्यूम कम हो रहा है, और वॉल्यूम किस डायरेक्शन में कम हो रहा है? रिवर्स डायरेक्शन में। इधर 1 यूनिट वॉल्यूम, इधर 2 यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर बढ़ाने से ये जो रिएक्शन है ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा, मोर वॉल्यूम की तरफ नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, और यहाँ पे फॉरवर्ड में वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड में आना है तो प्रेशर कम करना होगा ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए, और अगर हमने प्रेशर ज़्यादा कर दिया फिर ये रिएक्शन रिवर्स में जाएगा, क्योंकि रिवर्स में वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और रिवर्स में क्यों आएगा? ताकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब जो हो गया वो दोबारा इस्टेब्लिश हो जाए, री एस्टेब्लिश हो जाए इक्विलिब्रियम, इस वजह से ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ NO2 के बजाय क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ N2O4। तो अगर हम चाहते हैं कि NO2 की फॉर्मेशन हो तो हमें प्रेशर को कम करना होगा, और अगर हम चाहते हैं कि N2O4 की फॉर्मेशन हो तो हमें प्रेशर को बढ़ाना होगा। यही फ़ायदा है ली चैटलर प्रिंसिपल का, कि जब हमें रिएक्शन के कंडीशंस पता चल जाएँ कि कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस को कंट्रोल करेंगे ताकि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। अगर तो हम प्रोडक्ट ज़्यादा चाहते हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा मिले, अगर तो हम रिएक्टेंट ज़्यादा चाहते हैं तो रिएक्टेंट ज़्यादा मिले। ठीक है, ताकि हमें कंडीशन का पहले से पता हो। ये फ़ायदा है ली चैटलर प्रिंसिपल का जो कि सारी इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल प्रोसेसेस में अप्लाई होता है। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन जब होती है तो यहाँ पे देखिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल, तो 1 + 1 कितना हुआ? 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 2 मोल्स, यहाँ पे भी 2 मोल्स, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 यूनिट वॉल्यूम्स और यहाँ पे भी 2 यूनिट वॉल्यूम्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ हैं, जितना वॉल्यूम यहाँ पे वो ऑक्युपाई कर रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ भी हैं और उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे भी ऑक्युपाई कर रहे हैं। लिहाजा इस किस्म के रिएक्शन पे अगर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो इसका वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे वॉल्यूम सेम है। जब वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर चेंज करने से ये कोई इंक्रीज़ वॉल्यूम या डिक्रीज़ वॉल्यूम की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस किस्म के रिएक्शन पे प्रेशर का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये था दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन देखें कि वो है फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए रिएक्शन क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसमें देखें तो 1 मोल और 1 मोल और यहाँ पे भी 1 मोल, यानी यहाँ पे 2 यूनिट वॉल्यूम और यहाँ पे 1 यूनिट वॉल्यूम, तो 1 और 1 मिलके कितना? 2। तो 2 यूनिट वॉल्यूम रिएक्टेंट और 1 यूनिट वॉल्यूम प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि जब फॉरवर्ड में जाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, अब इस वाले रिएक्शन पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों फॉरवर्ड में जाएगा? क्योंकि फॉरवर्ड में वॉल्यूम कम है और प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है, ड्रॉप होता है। तो इसलिए प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो ये रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ज़्यादा PCl5 यानी ज़्यादा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा, रिवर्स में नहीं जाएगा। अगर हम चाहते हैं रिवर्स में जाए तो हमें प्रेशर को कम करना होगा ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। ये जो रिएक्शन है ये किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
ताकि दोबारा से जो इक्विलिब्रियम है वो रीएस्टेब्लिश हो जाए। इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश हो जाएगा और प्रोडक्ट भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है ली चॉटलियर प्रिंसिपल का। चलिए इसको अब टेम्परेचर के टर्म्स में पढ़ते हैं। अच्छा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसके रिजल्ट में रिएक्शन के अंदर क्या चेंजेस आएंगी और किस डायरेक्शन में वो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो ली चैटल प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम किसी सिस्टम का, एक रिवर्सिबल सिस्टम का, रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगा जो डायरेक्शन एंडोथर्मिक है। अब ये यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। तो इस फॉरवर्ड और रिवर्स में एक हमेशा एंडोथर्मिक होगा और दूसरा हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, यानी फॉरवर्ड में अगर एंडोथर्मिक है तो वो रिएक्शन रिवर्स में एक्सोथर्मिक होगा, और अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो वो रिवर्स में एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, ये दोनों एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आपको पता होगा कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जहाँ पे हीट जो है वो सिस्टम से इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक वो होते हैं जहाँ पे सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यानी नेट चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक में और नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक में। ठीक है, अच्छा, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्शन का जो है, अगर हम उसको टेम्परेचर देंगे इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, तो वो किधर जाएगा, वो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा। फिर चाहे वो फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड में जाएगा, और अगर वो रिवर्स में एंडोथर्मिक है तो वो रिवर्स में जाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में तो एंडोथर्मिक होगा ना, और वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? ताकि उस टेम्परेचर को, उस हीट को एब्जॉर्ब करके उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। और यही ली चैटलियर का प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि वो उस डायरेक्शन में जाएगा कि चेंज को, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करे। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने से वो हीट का इफेक्ट क्या होगा सिस्टम पे, मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा, तो आपको पहला एग्जांपल दिया है रिएक्शन का कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और इससे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, यानी अगर CO2 बनेगा तो ये रिएक्शन एनर्जी या हीट को रिलीज करेगा। अब अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या ये फॉरवर्ड में जाएगा? नहीं, फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में ये क्या है, एक्सोथर्मिक। जबकि चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये एंडोथर्मिक में जाएगा। तो जब इसका फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो जाहिर बात है कि इसका रिवर्स एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो अगर हमने इस सिस्टम को हीट दिया तो ये फॉरवर्ड में नहीं बल्कि ये रिवर्स में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि रिवर्स में ये एंडोथर्मिक है, ताकि हीट को एब्जॉर्ब करके जो हमने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो वापस वो इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ सके, इसलिए वो रिवर्स में जाएगा, फॉरवर्ड में नहीं जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखें। दूसरे एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि NO रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विद ऑक्सीजन, तो वो क्या दे रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा है। ये जो रिएक्शन है इसकी इंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एंडोथर्मिक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा। तो अगर हम इसको हीट देंगे तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है और रिवर्स इसका एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो हीट का इफेक्ट क्या होगा कि जब हम किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हीट देंगे तो वो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, चाहे उसका फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है चाहे उसका रिवर्स एंडोथर्मिक है। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी हुई है, एक नोट आपके लिए, कि जो Kc की वैल्यू है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। Kc की वैल्यू प्रेशर के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हमने दे दिया सिस्टम को तो उसका जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है वो एक जैसा चेंज नहीं होता। प्रेशर के केस में और कंसंट्रेशन के केस में वो एक जैसा चेंज होता है, इसलिए जो Kc की नई वैल्यू बनती है वो भी कांस्टेंट होती है और वो भी सेम होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर हम चेंज कर दे उसकी वजह से जो सिस्टम के अंदर चेंज आ जाता है, तो उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट में जो चेंजेस होती है वो एक जैसी नहीं होती। जब एक जैसी नहीं होती तो न्यू जो इक्विलिब्रियम बन जाएगा उसके लिए Kc की वैल्यू वो नहीं होगी जो पहले थी।
ठीक है? उसके लिए केसी की वैल्यू कुछ और होगी। तो ये बात हमेशा याद रखें कि टेम्परेचर चेंज करने से केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। यानी कौन-सा ऐसा वेरिएबल है, कौन-सी ऐसी प्रॉपर्टी या कंडीशन है जिस पे केसी की वैल्यू डिपेंड करती है, तो वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज करने से केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अच्छा, लास्ट आपका जो है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो ये बात याद रखें कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को नहीं छेड़ता, ठीक है? इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो एक एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे नहीं लेके जाता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करता है, वो एक जो एनर्जी चाहिए रिएक्शन के लिए उसको लोवर कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी हर एक रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक है, चाहे एंडोथर्मिक, पहले उसको स्टार्ट होने के लिए और उसमें बॉन्डिंग की फॉर्मेशन और ब्रेकिंग और रीशफलिंग और ये सब कुछ होने के लिए, यानी एक एक्टिवेटेड स्टेट तक पहुंचने के लिए पहले उसको एनर्जी चाहिए होती है। तब उसके बाद जाके वो चाहे एनर्जी रिलीज करे चाहे एब्जॉर्ब करे, फिर हम उस बेस पे उसको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। लेकिन स्टार्ट होने के लिए, कोलिजन के लिए सबसे पहले उसको एनर्जी चाहिए होती है। उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना रिएक्शन आसान होगा, जितनी ज़्यादा होगी उतना रिएक्शन को ज़्यादा कंडीशंस स्ट्रिक्ट प्रोवाइड करने होंगे, ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। तो ये जो कैटलिस्ट होता है वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि ज़्यादा मॉलिक्यूल को चांस मिले प्रोडक्ट फॉर्मेशन के, ठीक है? और ज़्यादा वो रिएक्शन तेज़ हो जाए। जैसे अगर ये एक रिएक्शन है, ठीक है? ये इसका फॉरवर्ड वो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है। यानी ये जो हमने बना दिया ये प्रोडक्ट के लिए और ये रिएक्टेंट के लिए। स्टार्ट में रिएक्टेंट मैक्सिमम थे और प्रोडक्ट क्या था, ज़ीरो था। तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है और रिएक्टेंट कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन पहुंच जाती है। फिर ना तो रिएक्टेंट फर्दर कम हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट फर्दर ज़्यादा हो रहा है। इस स्टेज पे क्या चीज़ है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। जो कैटलिस्ट है ये इसी इक्विलिब्रियम स्टेट को ना तो ऊपर लेके जाता है ना नीचे, यानी डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ इसको इधर लेके आ जाता है, ठीक है? यानी कैसे, पहले अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा था, अब किधर आएगा, अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा, ठीक है? अब इक्विलिब्रियम यहाँ नज़दीक आएगा, ठीक है? ये टाइम के लिए कर्व है, ये रेट का कर्व है और ये नीचे वाला टाइम का। तो पहले ये इतना टाइम ले रहा था, ठीक है? इतना टाइम ले रहा था कौन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम तक आने के लिए, और अब इतना टाइम ले रहा है। तो इसका टाइम कम हो गया ना, ये किस वजह से, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से, कि कैटलिस्ट ने इसको स्पीड अप कर दिया, रिएक्शन को फास्ट बना दिया, स्पीड अप कर दिया। जो इक्विलिब्रियम बनने का पोजीशन था, जो टाइम उसके लिए चाहिए था, वो जल्दी आ गया, इक्विलिब्रियम की पोजीशन रीच्ड अर्लियर, ठीक है? सिर्फ ये इसका इफेक्ट था इक्वेशन के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। बाकी ये रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो है केसी की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करता कि उसको कम या ज़्यादा कर देता है, जैसे बाकी रिएक्शंस बाकी कंडीशंस में होता है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है फिर वो रीएस्टेब्लिश होता है। तो कैटलिस्ट के केस में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम को कम करके रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, ठीक है? अच्छा जी, तो अब ये एमडीकेट से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने पास्ट पेपर से उठाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, N2 + O2 2NO, और कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, यानी फॉरवर्ड में जब जा रहा है तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर को वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। अच्छा, व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम इफ़ द टेम्परेचर इज़ रेज्ड। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जबकि उन्होंने लिखा भी है कि जो रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो किधर जाता है, वो फॉरवर्ड में जाता है, ठीक है? और अगर एक्सोथर्मिक का बढ़ाते हैं तो वो किधर जाता है, रिवर्स में जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर इज़ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दी फॉरवर्ड, ठीक है? ये वाला जो ऑप्शन सी है दिस इज करेक्ट कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, दूसरा जो रिएक्शन क्वेश्चन है वो कह रहे हैं फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है और ये क्या है, इसका उल्टा है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक होता है वो बैकवर्ड में
रिवर्स में एक्सोथर्मिक होता है। तो अब ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? Kc की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड तो करती ही है, लेकिन क्या होगी? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड कर दी है। अभी मैंने आपको एक बात बताई टेम्परेचर वाले स्टेप में कि Kc की वैल्यू प्रेशर कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करती, लेकिन टेम्परेचर पे करती है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कि इंक्रीज इज एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। और फोर्थ है वरीज विद एडिशन ऑफ N2 एंड O2। तो N2 और O2 की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करती ही नहीं है, तो ये तो नहीं है। अच्छा, तो अब बी और सी में कौन सा है कि इंक्रीज होती है Kc की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, या डिक्रीज होती है? तो इसके लिए ज़रा आप इसको इस तरह समझे कि लेट सपोज जब इक्विलिब्रियम कि वो इक्विलिब्रियम के स्टेज पे जब रिएक्शन था, लेट सपोज, तो जो प्रोडक्ट थे वो कितने थे? 50। ठीक है, लेट सपोज 50 वैल्यू थी उसकी कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की भी क्या थी? 50। ठीक है, तो Kc की वैल्यू इस पोजीशन पे क्या थी? 1। अब जब हमने, चूंकि ये एक्सोथर्मिक है, अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो किधर जाता है? वो रिवर्स में जाता है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कम हो जाएगा और रिएक्टेंट बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट कम हो जाएंगे और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, ऊपर क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। तो अब जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? Kc इक्वल्स टू, अब ये जो 50 है ये कम हो जाएगा, प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन किधर गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, रिएक्टेंट्स की तरफ गया। तो लेट सपोज ये हो गया 40। ठीक है, और ये जो रिएक्टेंट्स है ये ज़्यादा हो गई, ये कितने हैं? 60। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी। ठीक है, वैल्यू क्या होगी? 1 से कम आएगी। तो क्या हुआ? डिक्रीज हुई ना। Kc की वैल्यू क्या हो गई? टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से Kc की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ठीक है, और ऑप्शन सी हमें यही कहता है कि जब हम बढ़ाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर तो उसकी Kc की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन रिवर्स में आता है, और रिवर्स में प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कम हो जाते हैं और रिएक्टेंट बढ़ जाते हैं। तो Kc की वैल्यू गुज़िश्ता वैल्यू से, प्रीवियस वैल्यू से कम हो जाती है। ठीक है, आई समझ। थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर अ रिएक्शन इज। Kc की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, या किस टेम्परेचर के ऊपर Kc होती है? पहला ऑप्शन है डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन है सेम एट डिफरेंट टेम्परेचर, थर्ड है निग्लिजिबल एट रूम टेम्परेचर, और डी है नन। तो हमने अभी कितनी दफ़ा हमने ये बात दोहराई कि Kc की वैल्यू मुख्तलिफ टेम्परेचर पे मुख्तलिफ होती है, जबकि अभी हमने एक वो इमेजनरी कंडीशन रखी भी कि अगर पहले 50-50 थी, तो अब जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो क्या हो गई? वो 1 से Kc की वैल्यू कम हो गई। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वैल्यू होती है Kc की, और यही इसका रीज़न है कि Kc की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इस वजह से। फोर्थ क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस देते हैं। दिस रिएक्शन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, इस रिएक्शन को कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही? टेम्परेचर तो अफेक्ट करती ही है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा? फॉरवर्ड और रिवर्स में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का फिनोमेना मस्ट होगा। दूसरा है प्रेशर, क्या प्रेशर अफेक्ट करती है या नहीं? तो इधर देखे प्रेशर और वॉल्यूम का हमने पहले ही डिस्कस किया। इधर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2, और इधर कितने नंबर ऑफ मोल है? 1 + 1 2। तो इसका मतलब है इधर 2 यूनिट वॉल्यूम, इधर भी 2 यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आने वाला। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रेशर, के प्रेशर इंक्रीज करने से इस रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम दोनों साइड पे कांस्टेंट है। ठीक है, होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अभी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, फ्री क्लासेस में आपको ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।